हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इसके नाम में देख रहे हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ कल्चर, संस्कृति क्या है। आप इस वीडियो को पॉज करिए और 2 मिनट खुद से सोचिए कि आपके हिसाब से संस्कृति क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो हम निरंतर सुनते ही रहते हैं। कभी ना कभी, लगभग हर रोज ही हमारे सामने आता है। तो आपके हिसाब से संस्कृति क्या है, इसको आप 2 मिनट सोचिए और उसके बाद फिर लेक्चर को स्टार्ट करिए। ठीक है, मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। संस्कृति है बौद्धिकता का सूचक। ये जो समाज होता है, इसमें कुछ मूलभूत विचार होते हैं। तो ये जो मूलभूत आपके जो विचार हैं, ये किसकी देन है? ये आपकी संस्कृति की देन है। इसको और स्पष्ट करते हैं। जैसे कि आपके दोस्त हैं, या आप हैं, या मैं हूँ, कोई भी हो, तो जो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं, उन्होंने हमको कुछ बातें बताई, कुछ विचार हमको दिए जो निरंतर चले आ रहे हैं। तो वो चाहे आपके पूर्वज हो चाहे मेरे पूर्वज हो, तो कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें, कुछ ऐसे कॉमन विचार वो हैं जो हम आपस में हमको जोड़ते हैं। वही हमारी क्या है? संस्कृति का हिस्सा है। कैसे? जैसे कि सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा के बारे में बोला होगा कि जो जीव जंतु हैं उन पर क्या करना चाहिए, उन पर दया भावना हमको अपनानी चाहिए। साथ साथ आपने क्या, बहुत सारा ऐसा साहित्य है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। वो क्या है? समान हमारी कहानियाँ हैं। वो आपको भी सुनाई गई हैं और हमको भी सुनाई गई हैं, और उनसे जो निकलने वाले मूल विचार हैं। आप कोई कहानी सुनते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? आखिरी में आपको पता चलता है ना कि उससे कुछ मूलभूत कुछ विचार निकले, जिसको कि आसान भाषा में बोला जाता है कि सबक मिला। तो वो जो सबक मिला आपको, जो आपको सार मिला, वो किसका हिस्सा है? वही जो विचार है, ये सब संस्कृति का ही हिस्सा है। तो जो भी आपके विचारों से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो क्या होंगी? वो संस्कृति होगी, वो आपकी संस्कृति का हिस्सा होगी। इसको चलिए और स्पष्ट करते हैं। जैसे संगीत हो गया, साहित्य हो गया, मूर्ति, वास्तुकला, इन सब में जब भी इनका निर्माण होता है, जैसे आप किसी भी साहित्य का निर्माण हो रहा है, तो कुछ मूलभूत विचार होगा ना, उसी के आधार पे तो कुछ लिखा जाएगा। तो जो वो मूलभूत जो विचार होगा, वो आपकी क्या है? संस्कृति है। जैसे आप किसी मूर्ति को बना रहे हैं, तो जब कोई एक मूर्तिकार एक मूर्ति को बनाता है, तो कुछ मूलभूत विचार के साथ ही तो बनाएगा ना। तो इसके पीछे जो सबसे परिष्कृत विचार होते हैं, जो निरंतर चले आ रहे होते हैं समाज में बहुत ही समय से, और वो क्या होता है? धीरे धीरे हमारी संस्कृति बन जाती है। तो आप समझ गए ना संस्कृति किसे कहते हैं? अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं अलग से एक चैप्टर बना दूंगा संस्कृति के ऊपर, और फिर हम इसको अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ जो पहली लाइन है, लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है कि उनकी जो बोलचाल है, उनकी जो भाषा है, उसके आधार पर उनको परिभाषित करना। जैसे कि आपने देखा होगा, उड़ीसा में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? कि उड़िया हैं। जो तमिल भाषा बोलते हैं उनको क्या बोला जाता है? कि ये तमिल हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र में अलग किस्म की, कुछ खास किस्म के वस्त्र वो लोग पहनेंगे। उनका भोजन कुछ अलग विशेष होगा क्षेत्र के हिसाब से। उनका काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला, ठीक है, ये सब क्या होगी? अलग अलग होगी। और इनसे वहाँ पे रहने वाले जो लोग होंगे, उससे वो जुड़ाव फील करते हैं। उनको लगता है कि ये हमारी संस्कृति है, ठीक है, ये हमारा काव्य है। तो इस चैप्टर में इसी को डिफाइन किया गया है कि ये जो हम सोचते हैं कि ये विशेष किस्म की जो संस्कृति है, उसमें जैसे भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, ये सब चीज़ें जो आती हैं, ये एकदम अलग है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि नहीं, वो एकदम अलग नहीं है। वो जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, उनका उनके ऊपर अन्य संस्कृतियों का भी प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव कैसे पड़ता है, उसको ही हम इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। कि अगर मान लीजिए कोई नृत्य है, तो नृत्य का अपना फॉर्म हो सकता है, लेकिन जो उसके उस नृत्य पे जो कहानी चल रही है, जो उसका भाव है,
वो हो सकता है वो भाव अलग संस्कृति से आया हो, उसकी कहानी किसी अलग संस्कृति से आई हो, और वो जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक क्षेत्रीय संस्कृति का तो निर्माण करते हैं। लेकिन हमें साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं उनका आपस में एक दूसरे पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, और उसी प्रभावों को हम इस चैप्टर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए ये चीज़ है भोजन। तो जैसे भोजन को अगर संस्कृति से जोड़ना चाहें तो क्या करेंगे आप? क्योंकि लोग तो सोचते हैं कि भोजन तो जो हमको मिलता है हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। तो जैसे मैंने संस्कृति को विचारों से जोड़ा है, तो वैसे ही मैं भोजन को यहाँ पे विचारों से जोड़ के आपको बताता हूँ कि भोजन का जो चुनाव है वो भी हम अपने विचारों के आधार पर ही करते हैं कि हमको किस प्रकार का भोजन करना है, ये हम चुनते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो ये उनका जो चुनाव करना है वो किन्हीं विचारों के आधार पर ही तो होगा कि कुछ लोग मिल्क कंज्यूम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए इन सब के पीछे ज्योग्राफी तो डिसाइड करती है, वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे मैं चुनाव का बता रहा हूँ कि हम उन चीज़ों को चुनते भी हैं अपने विचारों के आधार पे। तो अभी हमको बस यहाँ तक सोचना है, इस तरह से सोचना है कि जो हम चुनाव करते हैं वो हमारा चुनाव जिन विचारों के आधार पे होता है वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होते हैं। तो चलिए फिर से चैप्टर पे आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, तो कभी कभी ये समझा जा सकता है कि वो एकदम अलग हैं, एकदम यूनिक हैं, पर वो एकदम अलग नहीं है। उनका प्रभाव, उन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो उन्हीं प्रभावों को हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा ये जो पहली हेडिंग है उससे चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो यहाँ पे वही बताया गया कि भाषा और क्षेत्र के बीच जो अंतर संबंध है उसका उदाहरण लेते हुए हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासक भी जो यहाँ के हैं वो मलयालम भाषा को बोलते थे और उसी लिपि का प्रयोग करते थे अपने अभिलेखों में। तो आप जानते ही होंगे केरला जो कि साउथ में है और दक्षिण भारत में होते हुए आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्थ से इसकी दूरी कितनी है। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है और जो लिपि है वो कौन सी है? मलयालम। अब देखिए यहाँ की जो संस्कृति है उसका कैसे प्रभाव पड़ता है संस्कृत का। यहाँ पे उसका उदाहरण बताया गया कि केरला का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो मंदिर का रंगमंच होता था वहाँ पे जो भी नृत्य और काव्य होते थे वो किस पर आधारित होते थे? संस्कृत के महाकाव्यों पर। तो आप देख रहे हैं दो संस्कृतियों का एक दूसरे पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, कैसे वो मिक्स हैं, आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, उसका उदाहरण हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो क्षेत्र है वो एकदम अलग है, लेकिन यहाँ पे जो काव्य और नृत्य हो रहा है मंदिरों में वो किन आधारों पर हो रहा है? संस्कृत के महाकाव्यों के आधारों पे। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हमारा चैप्टर है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, आप समझ गए कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हो रहा है। तो दो जो अलग अलग भाषा हैं वो कैसे आपस में मिल रही हैं और महाकाव्यों के माध्यम से कैसे ये एक हो जाते हैं, ये उसका उदाहरण है। और यहाँ पे साथ साथ इन्होंने बताया है कि जो 12वीं शताब्दी की जो पहली साहित्य कृतियाँ हैं वो प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी काफ़ी रोचक तथ्य है कि जो 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र का विषयक है, ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। और यहाँ पे मणि प्रवालम का क्या बता रहे हैं अर्थ? हीरा और मूंगा। ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है। और इसका क्या अर्थ है वैसे? संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा का एक साथ प्रयोग होने का ये संकेत देता है। ठीक, तो आप समझ गए ना
भाषा के आधार पर जो संस्कृतियों का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है उसका एक उदाहरण है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम वर्तमान में जब जी रहे होते हैं तो हम जो चीज़ें जो देखते हैं तो हमें लगता है कि यही चीज़ें अनंत काल से चली आ रही हैं। तो ये जो विचार है ना, इसको हमको दोबारा से सोचना होगा कि ये आवश्यक नहीं कि वो बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही हो, एकदम यूनिक हो। उस पर बहुत सारी चीज़ों का समय समय पे प्रभाव पड़ता है। तो हमको उन प्रभावों को यहाँ पे हम खोज रहे हैं और जान रहे हैं। अभी हमने भाषा और क्षेत्र का उदाहरण देखा, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से जो विकसित होती हैं उसका उदाहरण हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए कैसे, जगन्नाथपुरी तो आपने नाम सबने सुना ही होगा। उसका यहाँ पे अर्थ बताया जा रहा है। जगन्नाथ का अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो कि विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जगन्नाथ की जो काष्ठ की प्रतिमा है जो बनाई जाती है वो किनके द्वारा बनाई जाती है? वो बनाई जाती है स्थानीय जनजातियों के द्वारा। ठीक है। जगन्नाथ मूलतः क्या थे? एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का एक रूप मान लिया गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि किस तरह से जो जनजातीय लोग हैं उनका यहाँ पे एकीकरण हो रहा है। ठीक है। जो विष्णु जी हैं, जब स्थानीय देवता का जब स्थानीय देवता विष्णु जी का रूप बन जाते हैं तो इससे क्या होता है कि एकीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसका प्रभाव और एकीकरण समझ गए होंगे इस उदाहरण से। देखिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जो स्थानीय देवता हैं उनको एक जो कोई मूल देवता है उनका स्वरूप मान लिया गया है। तो इससे क्या हुआ है कि जो क्षेत्रीय संस्कृति थी वो एक जो मूल संस्कृति, जिसको हम यहाँ पे ब्राह्मण संस्कृति का भी नाम दे सकते हैं, उनसे एकीकृत हो गई। एकीकृत होने के साथ साथ क्या है कि जहां हम बता रहे हैं कि संस्कृतियों का निर्माण, तो क्षेत्रीय जो संस्कृतियां थी वो तो इंडिविजुअल बनी रही, जो वो थी जो निरंतर चली आ रही थी। लेकिन जब उनको उसका ही एक रूप बना दिया गया तो उस पर कुछ प्रभाव भी पड़ेंगे। मूल संस्कृति की जो कुछ चीजें हैं वो क्षेत्रीय संस्कृति में आ जाएंगी, क्षेत्रीय संस्कृति की कुछ चीजें मूल संस्कृति में आ जाएंगी। तो इस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और इस चैप्टर के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने भाषा के माध्यम से जाना और अब हम यहाँ पे इसको धार्मिक रूप से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से क्षेत्रीय संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अब जगन्नाथ पुरी के जो मंदिर हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि ये 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। तो गंग वंश के शासक के द्वारा, जिनका नाम है अनंत वर्मन, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कब? 12वीं शताब्दी में। उसके बाद 1230 में राजा, वहाँ के जो राजा थे अनंग भीम तृतीय, उन्होंने अपना राज्य जो है वो पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को सिर्फ उनको स्वयं को प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। ठीक है। फिर यहाँ इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि इसका राजनीतिक प्रभाव भी था और सामाजिक प्रभाव भी, कि चाहे वो मुगल्स हों, चाहे मराठे, चाहे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब क्या करते थे, अपना जो नियंत्रण है वो हमेशा इस मंदिर पर स्थापित करना चाहते थे। क्योंकि जब उनका नियंत्रण इस मंदिर पर स्थापित हो जाता था तो वहाँ की जनता ये स्वीकार कर लेती थी कहीं ना कहीं कि अब उनकी जो सत्ता है वो स्थापित हो चुकी है। तो मंदिर के नियंत्रण से क्या करते थे, उनको राजनीतिक और सामाजिक एक आधिपत्य भी स्थापित करने में आसानी हो जाती थी। इसको मैं आपको समझा सकता हूँ इस तरह से कि इसके और भी उदाहरण मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जैसे ये मंदिर है, ठीक है। अब मंदिर पे किसी राजा ने अपना नियंत्रण इस मंदिर पे स्थापित कर लिया। अब क्या है, इस मंदिर पर वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी इस मंदिर पे क्या है, आस्था है। ठीक है। इस मंदिर पे वो आस्था, तो जब
इस राजा का यहाँ इस मंदिर पर नियंत्रण स्थापित हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि इन्होंने ये स्वीकार कर लिया इस राजा को भी कि हाँ, कहीं ना कहीं आपका इस क्षेत्र पे भी अब इस राजा का नियंत्रण स्थापित हो चुका है। तो इस माध्यम से ये ऐसे पूरी चीज़ें करते थे। चलिए, हमारी अगली हेडिंग आ गई, राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल और प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है। ऐसे एक अनेक समूह थे जो कि वर्तमान में भी हैं, जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। ठीक है, तो और भी ऐसी जगह हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पे राजपूत लोग रहते हैं। उत्तरी और मध्यवर्ती भारत में भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे राजपूत लोग रहते हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। ठीक है, यही नहीं कि राजस्थान में अन्य लोग नहीं रहते, अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन सब बातों का बताने का ये अर्थ है कि जो राजपूत वर्ग है उन्होंने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है, और वो विशिष्ट संस्कृति क्या है इस चैप्टर के माध्यम से हम जान रहे हैं। और अब इस पैराग्राफ में हम ये जानेंगे कैसे ये संस्कृतियां परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठतापूर्वक जुड़ी हुई हैं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। तो ठीक है, ये जो बता रहे हैं कि जो राजपूत वर्ग है यहाँ की संस्कृति को उन्होंने प्रभावित किया, कैसे? अपने आदर्श और अभिलाषाओं के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है एक सूरवीरता का आदर्श है, तो ये जो विचार है सूरवीरता का एक यहाँ की जो संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया, तो वो किसकी देन थी? राजपूतों की। तो राजपूतों ने क्या किया, यहाँ पे जो सूरवीरता का आदर्श था, ये जो संस्कृति थी, इसको मूल में लेके आए। मैंने आपको इसीलिए चैप्टर के प्रारंभ में ही बता दिया था मूल विचार संस्कृति की, जो मैंने डेफिनेशन बताई। तो यहाँ पे इनका बताने का यही अर्थ है कि जो राजपूत वर्ग है उनके माध्यम से इस संस्कृति का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन गया क्या? सूरवीरता। क्योंकि यहाँ के लोग युद्ध में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। राजपूत जो लोग हैं उनका काम क्या होता था? युद्ध करना। तो जब वो युद्ध करेंगे तो सूरवीरता उनके लिए सबसे एक आवश्यक तत्व बन जाएगा, और ये संस्कृति में राजस्थान की संस्कृति में ये तत्व स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि सूरवीरता को कहानियों, काव्यों और गीतों में सुरक्षित रखा गया था, और साथ साथ विशेष रूप से प्रशिक्षित जो चारण भाट लोग होते थे उनके द्वारा इनको सुनाया जाता था। और ये काव्य और गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे, और साथ साथ ये आशा की जाती थी कि ये जो अन्य जन हैं वो इन सूरवीरता का अनुकरण करेंगे। ठीक है, इससे प्रेरित होंगे और प्रोत्साहित होंगे। फिर अगला पैराग्राफ, क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? तो बताया जा रहा है कि जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े का कारण के रूप में विद्वान हैं, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा करने के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना पड़ता था। तो आपको अब स्पष्ट हो गया होगा। तो अब हमारी अगली जो हेडिंग है, क्षेत्रीय सीमांतों से परे
कथक नृत्य की कहानी। यहाँ पे हम कथक के बारे में पढ़ेंगे। कथक शब्द का जो अर्थ है, जो शब्द निकला है वो निकला है कथा से। इसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। ठीक है, कहानी के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ठीक है, कथक मूल रूप से क्या था? उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये सब याद रखिएगा। यह कथाकार के अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। ये कथाकार क्या करते थे? उनका जो हाव भाव होता था, जो उनके एक्सप्रेशन होते थे, और संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत करते थे। और जो उनका संगीत होता था उससे क्या करते थे? वो अपने वाचन को अलंकृत करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा। ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, 15वीं और 16वीं शताब्दी, जब भक्ति आंदोलन का प्रसार हो रहा था। इसमें कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में सामने आता है। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़ जाते थे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि राधा कृष्ण के जो कहानियाँ थी उनको लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया करते थे, जिन्हें कि क्या बोला जाता था? रासलीला। ठीक है, जब इन्हीं रासलीला में लोक नृत्य के साथ साथ कथक जो कथाकार होते थे वो अपना हाव भाव भी जोड़ देते थे, तो क्या बन जाता था? वो कथक। रासलीला से आपको इसका संबंध, रासलीला और लोकनाट्य से कथक का संबंध आपको यहाँ से पता चल गया ना। अगला पैराग्राफ क्या है? मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए। जो वर्तमान उसके अभिलक्षण हैं वो कहाँ से हमको मिलते हैं? मुगल बादशाह और उनके जो अभिजात वर्ग था उसके शासनकाल से कथक का जो वर्तमान स्वरूप है वो यहाँ से हमको मिलता है। आगे चलकर दो अन्य परंपराओं अर्थात घरानों में ये फला फूला। एक कौन सा घराना था? राजस्थान, जयपुर के राज दरबारों में, और दूसरा लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। ठीक है, वाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे ये, इनके संरक्षण में क्या है? प्रमुख रूप से कला के रूप में उभरा। फिर 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गए। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। तो ये जो कथक की अभी हमने पूरी कहानी ये देखी कि कैसे प्रारंभ होता है और किन किन चरणों से गुजरता है, तो इसके और फिर ये किन किन क्षेत्रों में आपने क्षेत्र भी देखे, तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक नृत्य है उस पर किन विचारों का प्रभाव पड़ रहा है, किन स्थितियों का प्रभाव पड़ रहा है, और फिर वो किन किन क्षेत्रों में जाके एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में ये जाएंगे तो वहाँ के जो क्षेत्र में कुछ जो मूलभूत बातें होंगी उनसे भी ये प्रभावित होंगे, और साथ साथ इनका भी एक कुछ स्वयं का भी स्वरूप होगा। तो उसके बाद क्या होगा? ये एक मिक्स, जो मैंने आपको बताया, एक संस्कृति का इससे निर्माण होता है। तो कथक के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरह से संस्कृतियां आपस में प्रभावित हो रही हैं। अब देखिए, अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। तो देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ पे ये कि जो ब्रिटिश प्रशासक हैं वो इसको नापसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि
जब मैंने आपको बताया ना कि ये उनके जो मूलभूत विचार है, उनकी ये संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। इसमें जो भी प्रस्तुति हो रही है, जो भी इसमें कहानी और जो सार छुपा हुआ है, वो जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी संस्कृति का, उनके विचारों का हिस्सा नहीं है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे उसको नापसंद किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो कला है इनका डाउनफॉल हो गया, क्योंकि जो ये नृत्य होते थे इनके पीछे एक कहानी छुपी होती थी। वो उस नृत्य के माध्यम से आपके सामने एक कहानी, एक विचार रखा जाता था। और ये जो ब्रिटिश लोग होते थे उस कहानी और विचार से क्या वो अनभिज्ञ होते थे। उस विचार की जो मूल भावना थी, उसकी जो भावना थी, उसको वो छू ही नहीं पाते थे, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते थे। तो इसलिए वो उसको कभी पसंद ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये संस्कृति का कितना अच्छा उदाहरण हमको यहाँ से पता चल रहा है। इस चीज को मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है। ठीक, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस कला को शास्त्रीय माना जाए। इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत ही कठिन है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कह सकते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हम उसे शास्त्रीय मान सकते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, या जिसमें अत्यधिक कौशल की आवश्यकता पड़ती हो, या कई वर्षों तक एक लंबे प्रशिक्षण की इसमें आवश्यकता होती हो, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित और प्रस्तुत किया जाता है और इसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि ये शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कलाओं के रूप में श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः नहीं होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शास्त्रीय जो, किसे शास्त्रीय शैली कहा जा सकता है। ठीक है, तो उसके ये कुछ चीज़ें बताई गई, कुछ पॉइंट्स दिए गए, लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया कि ये आवश्यक नहीं है कि ये सारे पॉइंट्स होने के बाद भी उनको शास्त्रीय मान लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य, उनमें भी ये विशेषताएं पाई जाती है, उसके बाद भी वो क्या है, शास्त्रीय नहीं है, एक लोक नृत्य है। ठीक, कुल मिला के कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, ये कुछ कुछ तत्व बोल रहे हैं, ये इनमें होते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि उसके बाद भी इन्हीं आधारों पे उसको शास्त्रीय मान लिया जाए। यहाँ पे अन्य नृत्य रूप जिन्हें शास्त्रीय माना जाता है वो निम्नलिखित हैं। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में, कथकली केरला, उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। तो ये 6 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अपनी नई हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र का ये अर्थ बता रहे हैं, अर्थात छोटे आकार के चित्र जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम जो लघु चित्र हैं वो तालपत्रों, लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो कि पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों पर सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, तो जो लघु चित्र हैं वो जैन ग्रंथ हैं उन पर पाए जाते हैं। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने भी अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियों पर चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें किस तरह के चित्र होते थे, दरबार के दृश्य के, लड़ाई शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के
अन्य पहलू जो होते थे वो चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों को आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए ना लघु चित्रों की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उसका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में जो पौराणिक कथाएं थी और काव्य थे, उनके विषयों का भी चित्रण बराबर जारी रहा। तो देखिए, ये भी जो चित्र हैं, जो लघु चित्र हैं, वो कैसे क्षेत्रीय जो संस्कृतियां हैं वो आपस में कैसे मिक्स होती हैं, उनका एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो निरंतर विकसित होती है, उसका कितना अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले जो बताया जा रहा है कि जो लघु चित्र हैं वो जैन ग्रंथों में हमको मिलते हैं। साथ साथ फिर जो मुगल जो थे उनके टाइम पे हमको अलग अलग समय में मिलते हैं। यहाँ पे दरबार का दृश्य के बारे में, सामाजिक जो जीवन है, उस समय का सामाजिक जीवन क्या था, वो चित्र के रूप में बताया जाता है। लेकिन साथ साथ तब मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है और वो अलग अलग जो क्षेत्रीय राजा थे, जब उनके यहाँ वो जाते हैं वो कलाकार, और जब वो चित्रों का निर्माण करते हैं, तो जो मूलभूत मुगल काल के समय में जो मूलभूत रूप था वो तो बना ही रहता है, लेकिन साथ साथ क्या है, उस क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि पौराणिक कथा का चित्रण कर दिया, उनके जो काव्य थे उनको भी उसमें जोड़ दिया। समझ रहे हैं? तो वो शैली के साथ साथ उसका जो विषय है वो बदल रहा है, और इस तरह से जो एक दूसरे का प्रभाव है वो साफ साफ हमें चित्रों पे यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इसको उदाहरण से भी समझा देता हूँ। ये देखिए, एक लघु चित्र है मुगल काल का। सबसे पहले कि ये जो भी क्षेत्र है उसमें एक कॉमन चीज़ क्या है, ये लघु चित्र। ठीक, ये लघु चित्र में आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि शिकार के दौरान क्या क्या अवस्थाएं होती थी, लोग कैसे बिहेव करते थे, इस चित्र के माध्यम से आपको पता चल गया। अब देखिए, लघु चित्र तो यही बना रहेगा, लेकिन अब जैसे कलर हैं, इसका जो रूप है, बनाने का जो स्टाइल है, वो सब तो देखिए कॉमन है, लेकिन इसका विषय बदल गया क्षेत्र के साथ साथ, तो ये आपस में मिक्स हो गया। मुगल काल का जो लघु चित्र है और साथ साथ उस जो क्षेत्र का विषय है। ठीक है, वो विषय क्या था, जैसे पौराणिक कथा। अब शिकार की जगह यहाँ पे एक पौराणिक कथा का एक्सप्लेनेशन होगा, इस चित्र में काव्यों का एक्सप्लेनेशन होगा। तो समझ गए ना आप कि कैसे क्षेत्रीय संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। ये देखिए, जब आप लघु चित्र देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, होली का चित्र है। ठीक है, विषय बदल गया है ना। ये जो राजपूत लघु चित्र है वो आ गया। ठीक, आप समझ गए। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी चित्र देख लीजिए, राधा कृष्ण और उनकी सखियों का पहाड़ी लघु चित्र, कांगड़ा। ठीक है, तो आप देखिए, एक लघु चित्र कितनी क्षेत्रीय अवस्थाओं से, कितने क्षेत्रीय स्थानों से गुजर रहा है, और साथ साथ वहाँ की जो भी मूलभूत भावना है उसको कैसे आत्मसात कर रहा है, और हमारी जो संस्कृतियां हैं वो आपस में कैसे मिक्स हो रही हैं, उनका एक दूसरे पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये लघु चित्र भी इसका एक बहुत ही अच्छा हमको उदाहरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र आधुनिक हिमालय प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे कि बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रस मंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें
वहाँ जाते हुए आश्रयदाता तैयार मिले। वहाँ जाते ही उनको जो वहाँ के आश्रयदाता थे वो तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिन्हें लघु चित्रकला में नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ के वैष्णव परंपरा, ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। जैसा कि यहाँ पे देखिए, राजनीतिक अस्थिरता की वजह से जो कलाकार हैं वो निरंतर क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, और जो उनकी चित्रकला की जो शैली है उसमें वहाँ की जो क्षेत्रीय विशेषताएं हैं, जो क्षेत्रीय कहानियाँ हैं, काव्य हैं, और जो भी धार्मिक रूप है वो उनकी चित्रकला में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और ये चित्रकला इस तरह से निरंतर विकसित हो रही है और क्षेत्रीय रूप से भी उनका विकास हो रहा है। देखिए, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आज हिमाचल में कांगड़ा जो शैली है उसका चित्र वहाँ का कोई लोकल आदमी, वहाँ का रहने वाला आदमी देखता है। अब वो मुगल्स और इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता है, ठीक है। उसको लगेगा कि ये जो चित्र है वो मूल रूप से वहीं का है, स्थानीय है, क्योंकि उसका विषय भी उसको स्थानीय दिखाई देगा। लेकिन जब वो उसका इतिहास जानने का प्रयास करेगा तो पता चलेगा कि किस तरह से मुगल दरबार के जो कुछ चित्रकार थे वो आए और अपनी शैली में उनके विषयों को उन्होंने नए हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। बंगाल, नज़दीक से एक नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों को वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे, किंतु यह दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर ये नई भाषा का उद्भव कैसे हो गया? तो इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो बंगाली भाषा है उसका जो उद्भव हुआ है वो किससे हुआ है? संस्कृत से। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी वो संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं थी, ठीक है। तो फिर वही क्वेश्चन मार्क लग गया कि आखिर ये जो नई भाषा का उद्भव हुआ ये फिर कैसे हुआ है। तो इसी को हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ इस पैराग्राफ से चालू करते हैं। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से बंगाल और मगध, दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। तो यहाँ पे जो पहला कारण या प्रभाव बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है? वाणिज्यिक संबंध, कि जब दो अलग अलग क्षेत्रों का वाणिज्यिक संबंध आपस में स्थापित होता है तो फिर वहाँ की जो भाषा है जो बंगाली वो प्रभावित हुई। उसके बाद चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगला पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो चौथी शताब्दी में क्या हो रहा है कि जो गुप्त शासक हैं उनका अधिकार हो रहा है उत्तरी बंगाल पर, और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों को वहाँ पर बसाना प्रारंभ कर रहे हैं। अब जब ब्राह्मण जाएंगे तो उनके साथ साथ क्या? संस्कृत भी जाएगी, उनका जो साहित्य है, उनका जो भाषा है वो भी वहाँ पे जाएगी, उनका साहित्य और उनकी भाषा जाएगी, तो वहाँ के जो लोग हैं उन पर उनका प्रभाव भी होगा, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से यहाँ पे क्या है? मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं। तो ये आप दो कारण समझ गए ना, वाणिज्यिक पहला और दूसरा राजनीतिक। यहाँ पे प्रभुत्व स्थापित हो गया गुप्त वंश का और उन्होंने वहाँ पे ब्राह्मणों को बसाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो जाएंगे ना। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने यह बताया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो 7वीं शताब्दी में हम ये देखते हैं कि जब ह्वेनसांग यहाँ पे आता है तो बंगाल में वो क्या देखता है कि संस्कृत से संबंधित भाषाओं का यहाँ पर सर्वत्र प्रयोग हो रहा है। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का
उद्भव हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। फिर 1586 में अकबर इस प्रदेश को जीत लिया उन्होंने और इसको एक सूबा बना दिया। उस समय यहाँ पर जो प्रशासन की भाषा थी वो थी फारसी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो आप देख रहे हैं एक भाषा विकसित हो रही है तो उनमें कितने सारे कारक हैं, उस भाषा में निर्माण में ये सारे कारक आप याद रखिएगा। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्य भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। अब यहाँ पर क्या थी, उपभाषाएं थी, बोलियां थी, इन सब का जो समूह था और साथ साथ जो बाहरी जो कारक रहे, इन सब से मिलकर क्या हुआ कि जो सामान्य साहित्यिक भाषा थी वो एकबद्ध होने लगी। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली उद्भव संस्कृत से हुआ, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी। ये भी यहाँ पे देख लीजिए कितनी सारी जो अवस्थाएं हैं उनसे गुजर रही है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ और आधुनिक बंगाल का एक हिस्सा बन गया। तो एक भाषा में कितने सारे कारकों का, कितने सारे चरणों का योगदान होता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, बंगाल में एक स्थानीय भाषा थी। ठीक, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस भाषा में भी अनेक उपसमूह थे, अनेक बोलियां थी। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे संस्कृत जो भाषा है उसका प्रवेश होता है। कैसे, वाणिज्यिक माध्यम से और राजनीतिक माध्यम से। उसके बाद वहाँ पे क्या, जो सुल्तान हैं उनका अधिपत्य होता है राजनीतिक रूप से, तो उनके साथ जो भाषा थी, जो उनके शब्द थे वो उससे जुड़ते चले गए। फिर जब मुगल्स आते हैं तो उनके जो शब्द थे, उनकी जो फारसी भाषा थी उसके शब्द इस पर जुड़ते चले गए। उसके बाद जब अंग्रेज आते हैं तो उनकी जो शब्दावली होती है, ठीक है, उनके जो शब्द हैं वो उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये देखिए विभिन्न जो भाषाएं हैं, विभिन्न जो बोलियां हैं, वो सब इकट्ठे होकर क्या बन रहा है, फिर बंगला भाषा का फाइनल निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो आप इसका सांस्कृतिक महत्व समझ रहे हैं ना। आखिर में आपको इन सबको, एक भाषा को समझने के पीछे का जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो सार है वो यही है कि आप उसको संस्कृति से जोड़ें। आप देखें कि एक भाषा किस तरह से डेवलप होती है। इससे पहले अभी हमने देखिए लघु चित्रकला जो है उसको देखा, उसका भी तो डेवलपमेंट ऐसे ही हो रहा है। अब ये भले ही क्षेत्रीय भाषा है, एक क्षेत्र में बोली जाती है, पर इस पर प्रभाव आप खुद देख लीजिए कितनी चीज़ों का है। तो आपको ये पॉइंट हमेशा समझना है। चलिए अगले पैराग्राफ पे आते हैं। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की रीढ़ी है और दूसरी उससे स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे कि गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियों आदि शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बंगला साहित्य के बारे में बात हो रही है और इसको दो श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहली जो श्रेणी है उसमें संस्कृत के महाकाव्यों का अनुवाद है जिसको कि मंगल काव्य बोला जाता है, और साथ साथ जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और इसे भक्ति साहित्य से भी जोड़ा जाता है। ओके, अब दूसरी श्रेणी किस में आती है, नाथ साहित्य इसमें शामिल है। नाथ के बारे में, संप्रदाय के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना। अब ये उसकी बात कर रहे हैं, उनके साहित्य के बारे में, जैसे कि मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। अब यहाँ से भी आप समझ गए ना कि किस तरह से जो साहित्य है वो संस्कृति का भाग है। और साहित्य देखिए यहाँ पे साहित्य कितनी चीज़ों से प्रभावित है। ठीक है,
दो श्रेणी से, यहाँ पे दो श्रेणियों से डिवाइड कर दिया गया है साहित्य को। पहली श्रेणी में देखिए मंगल काव्य गाए जा रहे हैं जो स्थानीय देवी देवता से संबंधित हैं, लेकिन साथ साथ वो संस्कृत महाकाव्यों का उनमें अनुवाद भी है, संस्कृत भी है। संस्कृत मतलब जो ब्राह्मण का साहित्य है जो बंगाल से बाहर से आया हुआ है, और साथ साथ वहाँ के जो स्थानीय देवी देवता हैं उनसे संबंधित। ठीक है। और फिर ये देखिए जो भक्ति साहित्य है वो भी इससे जुड़ रहा है बंगाल के साहित्य से, और साथ साथ यहाँ पे जो नाथ संप्रदाय है उनका जो साहित्य है, उनकी उसमें जो कहानियाँ हैं, उनकी जो लोक कथाएँ हैं, गाथा कविता हैं, ये सब भी देखिए किस तरह से उसका हिस्सा बन रही हैं। तो आप विचारों में जो बहुत सारी शाखाएं एक साथ आके जुड़ती हैं उनको यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पे आगे है मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा ही है, जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। ठीक है। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीति किया जाता है वो यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया। ठीक है, ये विषय के बारे में बता रहे हैं। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। तो ये जो ऊपर बताया गया है ये इसके बारे में नीचे एक्सप्लेन कर दिया है। अब अभी हमने जो पहले श्रेणी पढ़ा था उसके जो ग्रंथ हैं उनका काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिसमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच किया गया है। ठीक है। तो पहली जो श्रेणी हमने ऊपर पढ़ी है उनका जो समय काल है यहाँ पे बताया गया है, और दूसरी श्रेणी की जो कृतियाँ हैं वो मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। यहाँ तक हमने भाषा और साहित्य के बारे में पढ़ लिया। अब जो अगली हमारी हेडिंग है वो है पीर और मंदिर। और पीर का यहाँ पे जो शाब्दिक अर्थ बताया जा रहा है एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो पीर का अर्थ क्या होता है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। ठीक है, ज्यों ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे, और धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे किसानों के एक नए समुदाय में मिल गए। ठीक है, तो ये 16वीं शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी में क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल की जो कम उपजाऊ क्षेत्र है उसको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, वो दक्षिण पूर्व बंगाल में। और ये कौन लोग हैं, ये लोग हैं स्थानीय मछुआरे और स्थानीय जो खेती करने वाले लोग हैं। तो और ये कौन है, ये जनजातीय लोग हैं। ये मिलकर एक नए समुदाय का निर्माण कर रहे हैं किसानों के। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमको याद रखनी है। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगल का नियंत्रण स्थापित हो गया था। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे और इन इलाकों में धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम में आती थी। तो अभी जो हम जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है, पूर्वी बंगाल, यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि जब वो बसना प्रारंभ होता है तो सबसे पहले देख लीजिए वहाँ पे कौन लोग जा रहे हैं। जो स्थानीय खेती करने वाले लोग, स्थानीय मछुआरे, ये जनजाति लोग थे
ये सब मिलके वहाँ पे रहना प्रारंभ कर रहे हैं। और इसी समय क्या हो रहा है कि वहाँ पे मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। और जब वहाँ पे नियंत्रण स्थापित हो गया तो इन इलाकों में क्या है, जो वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हैं मुगलों के, वो आकर रहने लग रहे हैं और वो मस्जिदों का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ पे एक धार्मिक रूपांतरण का ये केंद्र बन गया। ठीक है, अब आप इससे वहाँ की संस्कृति और जनसांख्यिकी इन सब के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और वर्तमान में जो उसका स्वरूप है उसको भी आप समझ सकते हैं, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। यह सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं द्वारा प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे। अब जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं बसने के लिए, तो इस स्थान पे जब वो बसने के लिए आ रहे हैं तो कुछ व्यवस्था, कुछ आश्वासन भी तो चाहेंगे। तो ये वही बता रहे हैं कि ये कुछ आश्वासन और व्यवस्था बनाई गई किनके द्वारा, पीरों के द्वारा। उनको पीर यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, अब इन पीर में कौन कौन लोग शामिल थे? इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक जो महानुभाव होते थे, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। अब जो ये पीर का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर आप समझ गए कि वो क्या है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। ठीक, देखिए आप मन में एक क्रोनोलॉजी बना के चलिएगा साथ साथ कि किन घटनाओं के बाद निरंतर क्या हो रहा है। ठीक है, कैसे एक स्थान पे बसावट हो रही है, बसावट में किन किन आवश्यक बिंदुओं की महत्ता होती है, उन बिंदुओं की कैसे पूर्ति हो रही है, वो किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, क्या जो नई शैली हैं और क्या जो नए विकास हैं वो सामने आ रहे हैं, उनको हमको यहाँ पे साथ साथ देखते चलना है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्तिभाव प्रकट करना चाहते थे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जब मंदिर का निर्माण होता था तो अधिकतर क्या व्यापारी वर्ग या शासक वर्ग से संबंधित जो वर्ग होता था और व्यापारी का जो वर्ग होता था, वही लोग इसका निर्माण करवाते थे और अपनी जो भव्यता थी उसको वो मंदिर से जोड़कर देखते थे। ठीक है, उनके पास जो उत्कृष्ट संसाधन थे वो मंदिर के रूप में वो समाज में प्रकट करते थे। तो ये वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन बंगाल इस चीज़ में यहाँ पे हमको थोड़ा अलग दिखाई देगा। कैसे, वही हम पढ़ते हैं। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया ना कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो उनकी भव्यता है, वो वहाँ का जो व्यापारी वर्ग है, शासक वर्ग है, उसके पास क्या संसाधन है, कितना पैसा है, कितना वो शक्तिशाली है, उस भव्यता से दिखाई देता था। पर यहाँ पे जो मंदिरों का निर्माण हो रहा है वो साधारण ईंट से हो रहा है। ठीक है, और मिट्टी गारे से बन रहा है और जो समाज में वहाँ का जो वर्ग है उसके पास जो संसाधन है वो उस रूप में इन मंदिरों का निर्माण करवा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया।
जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों का निर्माण के माध्यम से अपनी स्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी स्थिति पहले क्या थी, और जैसे जैसे उन्हें आर्थिक अवसर और उत्कृष्ट प्राप्त हुए तो उनकी जो परिस्थिति थी और प्रतिष्ठा थी उसमें परिवर्तन हो गया, वो और उच्च बनते चले गए। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। ठीक है, समझ गए कि पहले जो स्थानीय देवी देवता थे वो क्या गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, लेकिन जब ब्राह्मणों ने मान्यता प्राप्त उनको दे दी तो उसके बाद उनकी जो प्रतिमाएं थी वो मंदिरों में स्थापित हो गई। फिर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जो क्षेत्रीय संस्कृति है वो याद रखिएगा कि फिर से कैसे प्रभावित हो रही है। धार्मिक रूप से भी वो दिखाई दे रही है, ठीक है, और आर्थिक रूप से भी वो दिखाई दे रही है। मंदिर के स्थापत्य में भी वो दिखाई दे रही है, वो मूर्तियों में भी दिखाई दे रही है, और वो वहाँ के जो लोग हैं उनके रहन सहन हर जगह दिखाई दे रही है। स्थापत्य का यहाँ पे हम एक उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए जो पहला ये जो चित्र है, ठीक है, इसको क्या बोलना है, एक दो चाला छप्परदार झोपड़ी। और जो ये दूसरा चित्र है इसको क्या बोल रहे हैं, एक चौचाला मंदिर। ठीक है, ये देख लीजिए, दो चाला छप्परदार ये हो गया मंदिर, और ये दूसरा चौचाला मंदिर, सॉरी ये पहले दो चाला छप्परदार झोपड़ी है और ये दूसरा वाला है चौचाला मंदिर। दो चाला मतलब यहाँ पे देखिए दो छत है, एक ये और एक इसके ये पीछे, इसलिए ये दो चाला है। और यहाँ पे ये देखिए चौचाला मतलब चार, ये चार छतें दिख रही हैं, एक सामने एक इधर होगी एक इधर। ठीक है, तो ये चार छतों वाला मंदिर, और ये एक ये हो गई, एक इसके पीछे, और ये दो छतों वाला मंदिर। तो यही बताया जा रहा है, इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला दो छतों वाली या चौचाला चार छतों वाली होती थी। समझ गए ना, देख लिया ना आपने स्थापत्य कैसे प्रभावित होता है वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनसे, और उसके बाद निरंतर उसमें जो भी प्रभाव जुड़ते जाते हैं, जो भी बाहर से हस्तक्षेप होते रहते हैं, उनको भी वो आत्मसात निरंतर करता रहता है। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर से तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे, उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारों पर चित्रकारी सजावटी टाइल और मिट्टी की पट्टियों से उनको सजाया जाता था। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। ये स्थापत्य से संबंधित कुछ बातें थी। तो ये जो बंगाल से संबंधित स्थापत्य है उसको आप याद रखिएगा, ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। अगली हमारी हेडिंग है मछली भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधित आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोज सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए साहित्य किससे प्रभावित होता है। तो वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी उसी से तो प्रभावित होगा। तो यहाँ पे देखिए मछली सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो साहित्य में भी इसीलिए आप उसको विशेष रूप से देखेंगे। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ
लगती हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भर भर कर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ये जो देखिए क्षेत्रीय विशेषता मैं आपको बता रहा था, ये आपको अब देखिए स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ये जो क्षेत्रीय विशेषता है वो इस क्षेत्र विशेष में आपको स्पष्ट दिखाई देगी। इस पर कोई बाहरी प्रभाव आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ये मूल रूप से वहाँ क्षेत्रीय है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। आप देखो, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि खान पान भी हमारी संस्कृति से प्रभावित रहता है और भौगोलिक स्थिति इसको प्रभावित करती है, लेकिन जो चुनाव होगा वो हमेशा हम पर रहेगा। तो ये जो चुनाव है ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो वहाँ पे देखिए क्या चुनाव है, वहाँ पे जो मांस मच्छी है वो खाने पे निषेध है, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है उसमें क्या चुनाव दिया गया है कि आप खा सकते हैं या आप नहीं खा सकते, ये आपके ऊपर है। तो ये क्षेत्रीय संस्कृति को देखते हुए यहाँ पे इसको ढील देने की बात कर रहे हैं। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति देता है। ठीक है, इससे आपको और भी स्पष्ट हो गया होगा। देखिए चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इस चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा कि क्षेत्रीय जो संस्कृतियां हैं वो कैसे उनका उद्भव होता है, कैसे वो अलग अलग जो और संस्कृतियां हैं उनका प्रभाव उन पर कैसे पड़ता है, ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया। भाषा के रूप में देख लिया, स्थापत्य के रूप में देख लिया, खान पान के रूप में देख लिया, ठीक है, नृत्य के रूप में देख लिया। तो विभिन्न रूपों में, धार्मिक रूप में हमने देख लिया। तो विभिन्न रूपों में देख के हम ये समझ गए कि कैसे कुछ भी ऐसे इंडिविजुअल नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। वो समय काल के अनुसार वो जो प्रभाव हैं, वो जो वहाँ का इतिहास है, वहाँ के जो लोग हैं, जो विभिन्न लोग आते जाते हैं उस संस्कृति का हिस्सा बनते जाते हैं और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके एक संस्कृति का निर्माण करते हैं, वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो अगर आपको अगर कुछ डाउट है मन में, आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप उसको कमेंट में आप लिख दीजिएगा। मैं प्रयास करूँगा उसका उत्तर देने के लिए। और जुड़े रहिए चैनल से और कमेंट करते रहिए, प्रश्न करते रहिए। प्रश्न करना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर में।